नमस्ते सदा वत्सले मातरम में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उज्जैन का। और वे सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन में एक अल तकिया नाम की मस्जिद को लेकर एक केस आया था। केस का नाम मोहम्मद तैयब एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस पहले हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये आया। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जस्टिस विवेक रूसिया और ऑनरेबल जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की अदालत में पड़ा था। इस अदालत में इनके केस को सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो आए। कुछ 13 लोग वहां अगल बगल रहने वाले, जिन्होंने कहा कि हम इस मस्जिद में लगातार नमाज पढ़ते हैं और ये मस्जिद हमारी मस्जिद है। इसलिए सरकार ये महाकाल कॉरिडोर को बढ़ाने के लिए, उनका तर्क ये था कि महाकाल कॉरिडोर को सेकंड फेज में बढ़ाया जा रहा है और सेकंड फेज में बढ़ाने के बाद मस्जिद तोड़कर वहां पर पार्किंग बनाई जा रही है। बुलडोजर वहां चल चुके हैं, बुलडोजरों से वहां पर तोड़ाई हो रही है। जो मेरी धार्मिक आस्था आर्टिकल 25 में मेरा ये वो और दुनिया भर की याचिका में कहा गया। सरकार ने अपना तर्क दिया था। अब इससे पहले इसके पीछे की कहानी जाननी पड़ेगी। इसके पीछे की कहानी यह है कि ऐसा क्लेम किया गया कि 1840 में, 1840 हम सब जानते हैं कि उस समय उज्जैन पर, यानी कि ये जो स्थान है जहां पर ये अल तकिया मस्जिद बनी हुई है, यहां पर पेशवाओं का शासन हुआ करता था। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेशवाओं के शासन में ग्वालियर घर था, ग्वालियर के पेशवा उसको शासन किया करते थे। ग्वालियर की पेशवा के दरबारी के रूप में कोई मुसलमान नवाब था। उस नवाब में, वो उस एरिया का नवाब रहा हो, उस नवाब ने अल तकिया मस्जिद बनवाई थी। अल तकिया का मतलब समझ लीजिए, तकिया उसको कहते हैं जहां पर सूफी संत रोकते हैं। चूंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से महान लिंगों में माना जाता है, इसलिए इस स्थान का महत्व तो बहुत ज्यादा है। हम सब ये जानते भी हैं कि मुसलमान या तो बुलडोजर से, मतलब आक्रांताओं ने या तो मंदिर गिरा दिए, और जहां वो गिराने में सक्षम नहीं हुए, चूंकि वहां पर शक्ति थी, वहां पर सारा व्यवस्था थी, इसलिए ऐसे स्थानों पर ये लोग बगल में कोई मस्जिद बना लेना, या फिर वहां कब्रिस्तान बना देना, या फिर वहां कुछ ना मिले तो वो सूफियों के रहने की व्यवस्था, ताकि जो लोग आएंगे वो सूफियों से भी मिलेंगे और कन्वर्जन का खेल खेला जाएगा। ऐसा कहते हैं। 1840 में ये बनी थी। 1840 के बाद 1985, 1985, आप सोच लिए 1840 से लेकर 1985, 150 सालों तक क्या होता रहा। 1985 में इस मस्जिद को वक्फ को दे दिया गया, वक्फ के नाम चढ़ा दिया गया, ऐसा क्लेम किया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि महाकाल की नगरी को जब शिवराज जी वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कॉरिडोर बनाने का का ठाना। $1 अरब उसमें खर्च होने वाला है। पहले फेज में हम सब जानते हैं मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, और मोदी जी ने उद्घाटन करते हुए उस पूरे स्थान पर, मतलब उसका शिलान्यास उद्घाटन किया, उद्घाटन करके उस पूरे स्थान पर एक उनका बढ़िया वक्तव्य हुआ था और वो स्थान राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एक जमीन हुआ करती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकाल मंदिर से वो जीती थी, मतलब मुकदमेबाजी हुई थी बाकायदा मंदिर प्रशासन के साथ, वो जीती थी। बाद में जब सरकार ने वहां कॉरिडोर बनाने की बात कही, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो जमीन मंदिर प्रशासन को स्वयं दे दी। संघ कार्यालय हुआ करता था, संघ के जो पदाधिकारी रहे होंगे, उन्होंने वो जमीन स्वयं दे दी कि भगवान का एक काम हो रहा है, भगवान का कॉरिडोर बड़ा किया जा रहा है। हालांकि वो जीत कर पहले मुकदमा महाकाल मंदिर प्रशासन से ही लड़ा गया, सरकार ने लड़ा, सरकार ने उसको अपना माना था, लेकिन वो केस जीत कर भी जमीन उनको बाद में जब कॉरिडोर का विस्तार हुआ तो दे दी गई। आप सोच लीजिए कि वहां बहुत सारे लोगों ने, जो वहां बसे हुए थे, जिन्होंने अपना छोटे छोटे स्थान बना रखे थे। हम सब जानते ही हैं कि इस तरह का जब कोई स्थान डेवलप होता है तो वहां पर छोटी मार्केट बनती है, विसाती मार्केट बनती है, और छोटी छोटी चीजें, और अभी भी जहां कहीं भी जाएंगे आपको वहां मार्केट मिलेगी ही मिलेगी। वहां पर भी इस प्रकार की मार्केट विकसित हो गई थी और लोग वहां बैठे हुए थे। ये जो फॉर्मूला आया, वो काशी से आया। काशी में जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर मोदी जी, चूंकि वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, मोदी जी ने जब शुरू किया, तो उस समय उन्होंने वहां कॉरिडोर में मतलब किसी बिना विवाद के वो कॉरिडोर पूरा खोला गया। हम कभी अगर हम में से कोई गया होगा तो पतली पतली गलियों में से घूम कर वहां जाया करते थे। बहुत मुश्किल होती थी, बहुत कठिन काम था मंदिर तक पहुंचना। फिर मंदिर के चारों ओर जो व्यवस्था होती थी वो भी बड़ी गड़बड़ थी। मोदी जी ने पहली बार कॉरिडोर बनाने के लिए कॉम्पनसेशन की बात करी और सभी को कॉम्पनसेट किया गया, सभी को।
चाहे वो लीगल थे, इलीगल थे, जैसे भी थे, सबको कॉम्पनसेट किया गया, सरकार ने उसका पेमेंट दिया और कॉरिडोर विकसित हो गया। महाकाल में भी यही व्यवस्था शिवराज जी ने की और उन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने के लिए सबको कॉम्पनसेट किया। पहले फेज का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, दूसरे फेज में इसको बढ़ाया जा रहा है। चूंकि दूसरा फेज इसका बढ़ाया जा रहा है, उसका कारण एक और है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ वहां पर लगने वाला है। सिंहस्थ कुंभ, अब हम सब जान रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकारें आई हैं, तब से होड़ इस बात की लगी है, कुंभ का मेला जहां कहीं भी लगे वो कितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। और चूंकि योगी जी ने महाकुंभ की व्यवस्था बहुत उत्तम की थी इलाहाबाद में, इसलिए महाकुंभ को अब सिंहस्थ कुंभ की व्यवस्था, चूंकि सिंहस्थ कुंभ शिप्रा नदी पर होता है और सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में लगता है, उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ का समय आ गया है, इसलिए सरकार बड़ी तेजी से वहां पर कॉरिडोर बना रही है। वो उसको 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। मस्जिद बीचों बीच में बनी थी। मस्जिद पहले पहले जब फर्स्ट वो चला था, पहला फेज चला था, तो मस्जिद प्रशासन तब भी कह रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तब सरकार ने उस समय कहा था कि हम मस्जिद को केवल सुदृढ़ीकरण करना चाहते हैं, मस्जिद को अभी हम छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस बार 2.1 एकड़ भूमि की ज्यादा जरूरत पड़ी। इसके लिए सरकार ने अधिग्रहण शुरू किया। सरकार ने बाकायदा अधिग्रहण का कानून पास किया, अधिग्रहण किया गया, मस्जिद का अधिग्रहण किया गया। एक बात यहां पर जो जो पिटिशनर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वक्फ की जमीन वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, वक्फ की जमीन कभी अधिग्रहण नहीं की जा सकती। सरकार ने अधिग्रहण कर कैसे लिया? अधिग्रहण करके मंदिर जो मस्जिद प्रशासन था, मस्जिद प्रशासन को पैसा दिया गया। बाकायदा उनको 33 करोड़ रुपया, 33 करोड़ रुपया, वहां जितने छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे बड़े स्ट्रक्चर थे, अभी तक 33 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जा चुका है, चाहे वो किसी के भी थे। अब उस 33 करोड़ में मस्जिद भी आती है। मस्जिद प्रशासन को सरकार ने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद अब जो वहां लोकलाइट है वो कोर्ट चले आते हैं और कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड कैसे पैसे ले सकता है, मस्जिद प्रशासन कैसे पैसे ले सकता है, और ये तो वक्फ है, वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, इस तरह का बहुत सारा वहां चला था। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब तक वक्फ बोर्ड नहीं बना था 1954 में, जब वक्फ बोर्ड नहीं बना था, उससे पहले के केसेस हमने देखे, वो रेवेन्यू बोर्ड के केसेस होते थे। उन केसेस में स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है इस तरह की जमीनों पर, ESTATE, इनमें स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। और ये रेवेन्यू बोर्ड को, रेवेन्यू अधिकारियों को पूरा अधिकार था कि उनको शिफ्ट कर सकता था, उनको इधर से उधर कर सकता था। लेकिन वक्फ बोर्ड बनने के बाद उन्होंने कहा ये स्टैटिक हो गया, और जो हम देख ही रहे हैं, नेहरू जी जो खेल खेल गए वक्फ बनाकर। हालांकि पाकिस्तान के अंदर वक्फ नहीं बनाया गया, जो हिंदू प्रॉपर्टी वहां पर छोड़कर है, जो हिंदू की सार्वजनिक संपत्ति थी वो पाकिस्तान सरकार की होगी। मुसलमानों की भारत में जो सार्वजनिक संपत्ति थी वो भारत सरकार की हो गई। जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी वो उनके पास रही, और जो पाकिस्तान चले गए उनको कॉम्पनसेट किया गया, लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति थी वो भारत सरकार की संपत्ति हो गई। लेकिन नेहरू जी ने उस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड बना दिया था, यानी कि वो जो भारत सरकार की संपत्ति है, जिस पर भारत सरकार को बैठ जाना चाहिए था, जो लोग भी वहां से आए वो अपने मंदिर छोड़कर आए, उनको दोबारा मंदिर यहां स्थापित करना था, उनको दोबारा अपने पूजा स्थल बनाने थे। वो पूजा स्थल नए बनाने के बजाय नेहरू जी ने उन संपत्तियों को जो मुसलमान यहां पर छोड़ के गए, वो मुसलमानों के नाम से ही वक्फ बोर्ड बनाकर उनको दे दी गई थी। वक्फ बोर्ड बनाकर जब संपत्ति दी गई थी, तो यही सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो गई कि बाद में अभी उस 1954 के अब 70 वर्षों के बाद ये क्लेम किया जा रहा है ये तो मुस्लिम संपत्ति है, ये संपत्ति थी ही नहीं कभी हिंदुओं की, जबकि लीगली पार्टीशन के बाद वो संपत्तियां भारत सरकार की। अब नेहरू जी ये खेल खेल गए तो वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड अपनी तरह से खेलता है, आबादी भी बढ़ गई है, खूब उनको रोका भी गया, और रोक कर उनको बड़ी फैसिलिटीज दी गई, पहला अधिकार बताया गया और बैठा दिया, तो अब लड़ रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस तरह का, मतलब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये इस पर न तो इस पर कुछ हो नहीं सकता। और चूंकि कॉम्पनसेशन दिया जा चुका है, कॉम्पनसेशन देते समय जो ट्रिब्यूनल बना था उसमें आपको मुकदमा करना था। पार्टी जिसके पोजीशन में था, जिसकी ओनरशिप थी, उनमें से किसी ने कोई विवाद खड़ा नहीं किया और उन्होंने अच्छा खासा कॉम्पनसेशन लेके यहां से माइग्रेट करना पसंद किया। वैसे भी अधिग्रहण के मामले में मस्जिद का, मंदिर का अधिग्रहण किया जा सकता है। मोदी जी ने बहुत सारे केसेस में गुजरात में मंदिरों का और मस्जिदों का अधिग्रहण किया था जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तैयार किया था। हाँ, हम उन मंदिरों की बात नहीं कर सकते जहां जो जन्मभूमि है, जैसे श्री राम की जन्मभूमि, उसका कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, भगवान शिव का स्थान, इन स्थानों को जिसको हम काशी, मथुरा और वो कहते हैं,
वो ये स्थान नहीं छोड़े जा सकते। अयोध्या कहते हैं इन स्थानों को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, ये जन्मस्थली एक ही होती है। बाकी स्थानों के अधिग्रहण की व्यवस्था की जा सकती है। मोदी सरकार गुजरात में बहुत सारे मंदिरों को अधिग्रहण पहले करती रही है, ऐसे ही मस्जिदों का भी अधिग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि मस्जिद मंदिर तो बड़ी टिपिकल बात है, क्योंकि वहां भगवान विराजमान होते हैं और भगवान की संपत्ति होती है। मस्जिद कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं होती, मंदिर एक स्थान माना जाता है, जबकि वहां भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए मंदिरों का अधिग्रहण तो बहुत कठिन काम है, मस्जिदों का अधिग्रहण बहुत मुश्किल काम नहीं है, मदरसों का अधिग्रहण बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए ये जो मस्जिद बनाई हुई होगी, कैसे भी बनी, जैसे भी बनी, वहां अल तकिया सूफी संत बैठे होंगे, कन्वर्जन कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, या फिर कब्रिस्तान, ऐसा कहा जाता है ये कब्रिस्तान का हिस्सा, हाँ बताओ, भगवान के मंदिर के पास इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया होगा। अब उनका शासन था और भारत में भी चापलूस परस्त सरकारें हुआ करती थी। ग्वालियर घराने के मामले में तो हम सबको मालूम है, रानी लक्ष्मीबाई वाला जो इतिहास है। लेकिन इस मामले में और सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप कंपनसेशन ले चुके हैं, और मस्जिद कोई ऐसा स्थान नहीं होता, वो जन्म स्थान की तरह नहीं है कि वो वहीं बनी रहेगी, उसको हटाया नहीं जा सकता। सरकार अगर उसमें एक महत्वाकांक्षी परियोजना ला रही है, सरकार विश्व भर का पर्यटन उज्जैन में इकट्ठा करना चाहती है, उज्जैन में होने वाले आगामी कार्यक्रमों के लिए स्थान की जरूरत है, सिंहस्थ कुंभ के लिए आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त कॉरिडोर, जो महाकाल का कॉरिडोर है, वो सेकंड फेज में चल रहा है, तो सेकंड फेज के कॉरिडोर में जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। वो चूंकि कॉम्पनसेशन दिया जा चुका है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं बैठता। और ऐसा कहते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, और खारिज करके उनसे कहा कि आपका इसमें अधिकार नहीं बनता। मैं समझता हूं कि पूरे देश में इस तरह के कानून हैं, और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें छेड़ा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको नहीं छेड़ा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने सारे खारिज किए हैं आज। मैं समझता हूँ ये जजमेंट पढ़ने लायक है, समझने लायक है, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने केवल डिसमिसल ही नहीं दिया, साथ में ये भी कहा कि अगर कॉम्पनसेशन हो चुका है तो फिर इसका कोई दूसरा इलाज नहीं हो सकता, आपकी लोकस स्टैंडी ही नहीं बनती, आपका अधिकार ही नहीं बनता कि आप केस फाइल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।